नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर आज तीसरे दिन लगातार तेजी है। और जब ईरान ने इजराइल के ऊपर वो बैलिस्टिक मिसाइल डाली, उस पर हमने एक नीजर्क रिएक्शन आता हुआ देखा था, जहां पर 5% की तेजी के साथ कच्चे तेल में कारोबार था। मिडल ईस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, भारतीय बाजार इसे कैसे देखें, इन सब पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर हमने भावों में यहां पर कुछ मुनाफा वसूली तो आते हुए देखी है, और ये यूएस लेबर डेटा के बाद आया है, जो कि एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा बेहतर था। लेकिन आगे जाते हुए भी बाजार को यही लगता है कि तेजी बरकरार रह सकती है। ज्यादातर ग्लोबल बैंक्स और ब्रोकरेजेस का मानना है कि 2600, 2800, $3000 प्रति आउंस जैसे लेवल्स आप अभी भी 2025 में देख सकते हैं। साथ ही बात करेंगे सरसों की, जहां पर लेटेस्ट क्रशिंग रिपोर्ट्स आई हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के अराइवल्स हैं, क्या क्रशिंग है, और ऑफ कोर्स सरकारी एजेंसीज के पास इस वक्त कितना माल पड़ा है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ है एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के एनर्जी एनालिस्ट प्रबल सेन, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता एंड मोपा के जॉइंट सेक्रेटरी अनिल छतर। साथ ही जुड़ेंगे केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया भी। लेकिन शुरुआत यहां पर कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं। यहां पर कल ओपेक की मीटिंग भी थी, जहां पर उन्होंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, और ओपेक की अगली मीटिंग अब 1 दिसंबर को है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मिडिल ईस्ट जहां तक बात की जाती है, 1/3 ग्लोबल प्रोडक्शन मिडिल ईस्ट से आती है। एज ऑफ नाउ जिस तरह की भी एस्केलेशंस हैं, लेकिन एक बात क्लियर है कि ऑयल प्रोडक्शन, ऑयल फैसिलिटीज और ऑयल ट्रांसपोर्टेशन को कोई असर नहीं पड़ा है। सो इवन एज हमने एक नीजर्क रिएक्शन देखा, लेकिन कोई बहुत बड़ी तेजी फिलहाल कच्चे तेल में नहीं। नहीं, बिल्कुल जैसा आपने ठीक कहा। अभी वहाँ की स्थिति ये है कि जिस तरह का तनाव बना हुआ है, खासतौर से जब ईरान ने इतनी सारी मिसाइलें इसराइल पे डाल दी, और उसको काफी हद तक इसराइल खुद ने और अमेरिका भी साथ में जुड़ गया, और उसको जाकर के उन्होंने उसके प्रभाव को रोका। लेकिन कुल मिलाकर के बाजार में अभी रिएक्शन उसको लेके काफी तनाव की है, क्योंकि ईरान ने धमकी दी है कि अगर इसराइल का रवैया ठीक नहीं होता है और वो लेबनान में हिजबुल्लाह वगैरह पे भी जो हमले जारी रखता है, तो ईरान जो है वो ऑयल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य पूर्व में है, मिडिल ईस्ट में, उसको निशाना बनाएगा। ईरान ने इस तरह की धमकी दी है। हालांकि अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, ओमान है, इन सब देशों के अंदर बेचैनी पैदा हो गई है कि इसका मतलब क्या हुआ। अगर ऐसा होता है तो फिर तो बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा, क्योंकि वो एस्केलेट हो जाएगा। लेकिन मेरा अपना एनालिसिस ये है कि ईरान धमकी जरूर दे रहा है, लेकिन इस तरह का कदम वो नहीं उठाएगा, क्योंकि उसके अपने भी ऑयल इंस्टॉलेशन हैं। और दूसरी बात यह है कि उनकी निर्भरता भी ऑयल उस पर ज्यादा है। मैं अभी 2 घंटे पहले ही वहां से वापस आया हूँ, मध्य पूर्व से, जहां ये सब कुछ हो रहा है, और वापस दिल्ली पहुंचा हूँ। और कुल मिलाकर के काफी अभी तनाव है। लेकिन अभी जो कुल मिला के ओपेक के अंदर भी, सऊदी अरब में भी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, अभी वो तुमको लगता है शायद ये एस्केलेट नहीं होगा। ईरान थोड़ी समझदारी दिखाएगा, और इजराइल को अमेरिका जो है कहीं ना कहीं इसको रिस्ट्रेन करने का प्रयास करेगा। जहां तक तेल की कीमतों का बात है, ये जो अभी हुआ है, ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल जो मसला है उसको लेकर के रिएक्शन है। लेकिन ओपेक की मीटिंग का भी आपने जिक्र किया, अभी हकीकत यह है कि जो फैसले ओपेक ने लिए थे तेल के उत्पादन को लेकर के, ओपेक के अंदर, उसके अपने घर के अंदर, कुछ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उन्होंने जो अपना कोटा है उससे ज्यादा तेल का उत्पादन कर रहे हैं। इराक जो कोटा है उससे ज्यादा तेल का उत्पादन कर रहे हैं। और रशिया जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग है उससे ज्यादा तेल का उत्पादन कर रहा है। तो ओपेक के जो फैसले होते हैं, इसलिए कि जो प्रोडक्शन कट करा जाए, वो उनको ओपेक के तमाम देश अंदर ही नहीं मानते हैं। और सऊदी अरब ने तो अब बल्कि एक तरह की धमकी दे दी है ओपेक के अंदर। उन्होंने कहा है कि अगर आप लोग नहीं मानेंगे और हमारे जो मिलकर के हम काम नहीं करेंगे, तब तो तेल की कीमतें $60 पर बैरल पे पहुंच जाएंगी। तो इस समय एक तरफ तो युद्ध का तनाव, दूसरा डिमांड को लेकर के लड़ाई, दूसरा मार्केट शेयर को जो है लेकर के आपस में काफी तनाव, और कुल मिलाकर के ओपेक की तमाम कोशिशों के बावजूद तेल का लगातार दक्षिण दिशा की ओर जाना। एब्सोल्युटली। नरेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि प्राइसेस यहाँ पर लगातार गिरते रह सकते हैं, और ओपेक की अगर हम स्पेयर कैपेसिटी की बात करें तो वो 5.7 मिलियन बैरल्स है, जो कि ईरान की ओवरऑल प्रोडक्शन जो कि 3.8 है उससे भी कहीं ज़्यादा है, और उसका एक क्लियर प्रेशर यहाँ पर प्राइसेस में है। अगर मैं ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस देखूँ तो गोल्डमैन सैक्स $77 एक्सपेक्ट कर रहा है अगले साल के लिए। ये पहले 85 था, उन्होंने इसको कम किया है। और यूबीएस, बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन ने 75 कहा है अगले साल के हिसाब से।
HSBC और वेल्स फार्गो 70 कह रहे हैं। सिटी कह रहा है कि जिस तरह की सिचुएशन है, अगर ऑयल फैसिलिटीज को कुछ नहीं होता तो 60 इज अ पॉसिबिलिटी अगले साल के लिहाज से। अब आप यहां पर कैसे देखते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस दोनों सिनारियोज में? एक रेंज कैसी बनती हुई नजर आ रही है अगले 6-8 महीने के लिहाज से? मनीषा, अच्छा प्रश्न है। देखिए, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि अमेरिका में चुनाव कौन जीतता है। अगर अमेरिका में ट्रंप साहब चुनाव जीत जाते हैं, उन्होंने तो बिल्कुल कहा है कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो जहां जहां आप और उत्पादन करना चाहते हैं, जिन इलाकों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, यहाँ तेल की खोज ना करो, आप करिए जा करके वहां पे। और सेंटीमेंट जो तेल बाजार के वो ये है कि अगर ट्रंप साहब जीतते हैं तो बाजार $60 पर बैरल पे जाएगा, क्योंकि जो भी प्रतिबंध देखते हैं वो होगा। तो कुल मिलाकर के अमेरिका में चुनाव कौन जीता है, लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता आज बनी हुई है ओपेक और तमाम उत्पादों की, वो बनी हुई है डिमांड नहीं बढ़ रही। चाइना को लेकर के बहुत बड़ी चिंता है और कुल मिलाकर के बाजार ये मान के चल रहा है कि पूरे 2025 के अंदर भी चाइना से डिमांड नहीं बढ़ने वाली। अगर चाइना से डिमांड नहीं बढ़ने वाली, दूसरी तरफ हर ओपेक के हर मेंबर का जो इस समय मकसद हो गया अपना मार्केट शेयर को जो प्रोटेक्ट करो। सऊदी अरब भी यही कर रहा है, यूएई भी यही। अगर ऐसा होता है तो जाहिर है तेल की कीमतें जो है ऊपर जाने की बजाय नीचे की दिशा में जाएंगी और $60 जो है वो एक ऐसी रेंज है जिसकी अब जो है बात की जा सकती है। ऑल राइट। तो यानी कि इवन एज यहाँ पर कंसर्न्स हैं मिडल ईस्ट को लेके, और आपको याद दिला दें कि 1/3 ग्लोबल प्रोडक्शन मिडल ईस्ट से आता है, लेकिन क्योंकि अभी तक वहाँ पर कुछ कंसर्न नहीं है ऑयल को डायरेक्टली लेकर, हमने प्राइसेस में बहुत तेजी आते हुए नहीं देखी। मिस्टर तनेजा, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो जियोपॉलिटिक्स बैक ऑन टेबल यहाँ पर रखने के लिए। हमारे साथ अब ICICI सिक्योरिटीज के एनर्जी एनालिस्ट प्रबल सेन है। प्रबल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। क्लियरली जिस तरह का सिनेरियो है, सप्लाईज ठीक ठाक हैं। मैं एक वेल्स फार्गो की रिपोर्ट भी पढ़ रही थी जिसका कहना है कि 102.8 मिलियन बैरल्स इस साल का प्रोडक्शन है, अगले साल बढ़कर 104.8 हो जाएगा। एंड क्लियरली जिस तरह की सप्लाईज हम देख रहे हैं, डिमांड कैचअप नहीं कर पा रही है, एक एक्सेस मार्केट की एक्सपेक्टेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कैसे देखते हैं जियोपॉलिटिक्स और साथ ही साथ क्रूड प्राइस रिएक्शन? आई थिंक जैसा कि आपने कहा कि इस बार जो इतना मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट हुआ है, उसके बाद भी अगर आप प्राइस का रिएक्शन देखें इज रिलेटिवली म्यूटेड। दैट इटसेल्फ टेल्स द स्टोरी कि डिमांड कंसर्न्स एंड द कंफर्ट पीपल हैव सप्लाई के ऊपर, उसका मेरे ख्याल से अभी भी ज़्यादा, एंड प्लीज फॉरगिव माय लैंग्वेज, यू नो, हिंदी इज नॉट दैट ग्रेट, बट इनफैक्ट आई थिंक अभी भी डिमांड सप्लाई का वेटेज लोग ज़्यादा दे रहे हैं। जियोपॉलिटिकल जो इवेंट हुआ है, अगर वो यहाँ से और एस्केलेट नहीं होता है, देन आई थिंक दैट इज द कॉल दैट पीपल सीम टू टेक कि ये शायद अभी लोग वेट एंड वॉच करें थोड़े देर। अगर वो एस्केलेट होके वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, देन शायद प्राइसेस के ऊपर ज़्यादा असर हो, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स। जो वो रीजन है वो इतना वॉलेटाइल है, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट इजराइल और लेबनान के बॉर्डर्स के बियॉन्ड स्प्रेड होता है तो उसका इम्पैक्ट फिर मेजर करना बहुत मुश्किल है आज की डेट में, क्योंकि वो फिर नंबर से कनेक्टेड नहीं रहना। तो मेरा वही सिंपल थोड़ा सा कॉशन है कि आई वाज लिसनिंग टू द जेंटलमैन अर्लियर जो बता रहे थे कि क्रूड 60 पे भी जा सकता है, एंड अगर हम नंबर्स की बात करें तो प्रोबेबली देयर इज अ केस टू बी मेड। सप्लाई में वो सरप्लस इमर्ज कर रहा है शायद, लेकिन जियोपॉलिटिकल इवेंट आई वुड से अभी आई थिंक वेट एंड वॉच मोड पे होना चाहिए, बिकॉज आई डोंट थिंक किसी को भी पता है कि अब इजराइल का रिएक्शन क्या होगा एंड देन ईरान का काउंटर रिएक्शन क्या होगा। सो दैट रिमेन्स अ क्रूशियल रिस्क, लेट्स से अपसाइड रिस्क टू प्राइसेस। प्रबल, इस साल का हाई अगर हम ब्रेंट देखें तो 91.5 जैसा है। उसके बाद अच्छी खासी करेक्शन आई है बिकॉज चाइनीज डिमांड नहीं है, ग्लोबल सप्लाई की वजह से भी हमने ये प्राइसेस नीचे आते हुए देखे। इवन एज जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं उसके बाद भी 75 के आसपास हैं, यानी कि इस साल के हाई से भी $15 नीचे हैं हम यहाँ पर फिलहाल। गोइंग फॉरवर्ड इंडियन मार्केट्स के लिहाज से इसके क्या मायने हैं? देखिए, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी मार्केट के लिए पर्टिकुलरली फॉर क्रूड एंड गैस, एज लॉन्ग एज एक नैरो रेंज में वो क्रूड चलता है, दैट इज प्रोबेबली द आइडियल सिनेरियो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्रूड प्राइसेस बहुत नीचे जाते हैं तो इट्स नेसेसरीली ए गुड थिंग, क्योंकि वो दैट कॉजेज इन्वेंट्री लॉसेस, वो वॉलेटिलिटी में आपको हेज करना पड़ता है। तो अभी के लिए इफ $75 to $80 का अगर रेंज रहता है क्रूड के लिए, तो वो मेरे ख्याल से काफी फेवरेबल है बोथ फॉर OMCs, क्योंकि मार्केटिंग मार्जिन प्रोबेबली इवन विद द प्राइस कट कैन रिमेन एट हेल्दी लेवल, और GRMs भी शायद थोड़ा सा अगर रिकवर हम अज्यूम करें कि हो जाएंगे यहाँ से,
at where Singapore margins can go to, let's say, about $4. तो दैट इज एन आइडियल सिनेरियो. अपस्ट्रीम के लिए अगर आप देखिए, फ्रैंकली जिस लेवल का प्रोएक्टिवनेस गवर्नमेंट ने दिखाया है इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल टैक्सेस और जितने फ्रीक्वेंसी से वो चेंज होता है, $75 के आसपास प्रॉब्लली इज एन आइडियल लेवल, क्योंकि नेट रियलाइजेशन उनको उतना ही मिल रहा है. 75 से नीचे गया तो वो फिर लॉस में जाना शुरू करते हैं, बिकॉज एवरी डॉलर wipes off around 1.6 to 1.8% of EPS from standalone numbers for ONGC and Oil India. And उसमें फिर विंडफॉल टैक्स हट भी गया तो भी नेट रियलाइजेशन गिरेगा. उसके ऊपर अगर जाता है, फ्रैंकली उसका कुछ ज्यादा फर्क नहीं है अपस्ट्रीम के ऊपर, बिकॉज विंडफॉल टैक्सेस विल टेक अवे दैट गेन. प्रॉब्लम एंड फाइनली बहुत समय से ये बातचीत है एंड वेरियस रिपोर्ट्स में भी मेंशन्ड है कि जहाँ पर करंट लेवल हैं कच्चे तेल के प्राइसेस के, जिस तरह के बेटर बैलेंस शीट्स हैं यहाँ पर कंपनीज के, एट ऑल इज देयर अ प्रोबेबिलिटी जो आप फैक्टर इन कर रहे हो कि शायद हम इंडियन फ्यूल प्राइसेस में कुछ यहाँ पर कटौती आता हुआ देखें? आई थिंक 2-3 दिन पहले तक अगर आप पूछते, व्हेन क्रूड हैड स्लम्प 71-72 पे आ गया था, उसमें हम एक कैलकुलेशन कर रहे थे फ्रैंकली विच टेल्स अस की 3 to 4 रुपीज का प्राइस कट इज समथिंग दैट कैन बी प्रोबेबली कंफर्टेबल विदाउट, मतलब वो स्ट्रीट की अर्निंग्स है, कंसेंसस अर्निंग्स अगर आप देखें उसमें फिर बहुत डाउनसाइड रिस्क नहीं होता है. एंड अर्निंग्स विल, मतलब वो आसपास ही रहती हैं अराउंड. फॉर एग्जांपल HPCL पे अगर हम देखें, अर्निंग्स कैन स्टिल रिमेन एट अराउंड 45 रुपीज ऑड इवन विद अ 3 रुपी प्राइस. अब वो उससे ज्यादा अगर सरकार ये रोल ऑफ अ प्रमोटर पुश करती है या मैनेजमेंट डिसाइड करती है, तो देन इट कैन हैव अ डाउनसाइड रिस्क. अभी क्रूड जो चल गया है, मुझे ये लगता है कि पॉसिबिलिटी तो अभी भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मार्केटिंग मार्जिन्स आर एट रिकॉर्ड हाइज. लेकिन वो कितना कट लेंगे और वो कब लेंगे, अगर वो स्टेबिलाइजेशन का वेट करेंगे सिचुएशन का, सो मेरे ख्याल से थोड़ा डिले हो सकता है ड्यू टू दिस रीसेंट वॉलेटिलिटी. दैट इज हाउ वी आर लुकिंग एट. पॉइंट टेकन. प्रबल, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए. ऑफ कोर्स क्रूड ऑयल प्राइसेस को समझाने के लिए ही, और उसका इंडियन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कंपनीज पे किस तरह का असर देखने को मिला है, एंड वेदर और नॉट आगे जाकर हम कटौती आता हुआ देखेंगे पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में, वो कैलकुलेशन भी यहाँ पर शेयर करने के लिए. वेल, क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑफ कोर्स एक हेडलाइन है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप गोल्ड प्राइसेस को देखें तो यहाँ पर भी इवन एज हमने यहाँ पर कुछ करेक्शन आते हुए देखी है, प्राइसेस में बढ़त जारी है. हमारे साथ अब जज से सुरेंद्र मेहता जुड़ चुके हैं. सुरेंद्र जी नमस्कार. जियोपॉलिटिकल टेंशंस अपने टॉप पर हैं. ऑफ कोर्स बाजार इसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट कर रहा है कि यहाँ से ये बिगड़ सकते हैं, यहीं रहेंगे, नीचे आएंगे, लेकिन सब चीजों के बावजूद सोने के प्राइसेस में 2600 का अब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमने बरकरार आता हुआ देखा है. आप कैसे देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स vis-a-vis गोल्ड? देखिए मनीषा जी, जिस तरह से 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल के ऊपर जो बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया था, उस वक्त सोने के दामों में अचानक से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेजी आई. लेकिन बहुत सरप्राइजिंग बात यह है कि सोने ने उसके बावजूद भी अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं किया. जो गोल्ड का ऑल टाइम हाई स्पॉट मार्केट में $2,686 था, उसको वो फिर भी तोड़ नहीं पाया, और उस दिन उसे $2,673 पर जाकर सेटल होना पड़ा. इसका साफ साफ मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लोग जो भी गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, वो इस स्थिति को बहुत ही कॉशियस अप्रोच से देख रहे हैं. क्योंकि उस दिन यदि इतना जियोपॉलिटिकल टेंशन का कंसर्न होता तो गोल्ड प्राइसेस को उस दिन $2,686 को ब्रीच करना चाहिए था. एनीवे, मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये इसमें कोई और कंट्रियां इन्वॉल्व होती है और दोनों तरफ से सामने सामने वॉर सिचुएशन खड़ी होती है, यूएस या चाइना जैसी कोई कंट्री इन्वॉल्व होती है, तो डेफिनेटली गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाएंगे. वरना थोड़ा सा मुझे लगता है $2,600 के आसपास गोल्ड प्राइसेस रहेंगे. ओके. सुरेंद्र जी, जिस तरह की एज ऑफ नाउ स्थिति है भारतीय बाजारों के लिहाज से, कैसे देखते हैं आप खरीदारी? बिकॉज जो भी ज्वेलर्स से हमने बात की है, उन्होंने कहा है कि अगस्त अच्छा था, लेकिन सितंबर में अगर पिछले 2 हफ्तों की बात की जाए तो बहुत बेहतरीन नहीं थे महीने, नहीं थे हफ्ते. जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है. और जिस प्रकार से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और यदि स्थिति और बिगड़ती है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, तो इस बार दिवाली में सेल में काफ़ी ड्रॉप आएगा. और क्योंकि दिवाली अब ज़्यादा दूर भी नहीं है,
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम 20 से 25% तक ड्रॉप देख सकते हैं सेल के अंदर। और हम जो डेली बेसिस पे एनालिसिस कलेक्ट करते हैं रिटेलरों के साथ, तो ऑलरेडी 10 से 12% का तो ड्रॉप फिलहाल दिख ही रहा है और इसमें रोज गिरावट जारी है। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय बाजारों के लिए कंसर्न बना रहेगा, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस अबव 72,000 लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ऑलराइट, तो एक कंसर्न है ऑफ कोर्स इंडस्ट्री के लिए। प्राइसेस में यहाँ पर तेज़ी है, लेकिन खरीदारी ना होने की वजह से यहाँ पर कुछ चिंता बनती हुई नजर आ रही है। सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए, ऑफ कोर्स प्राइसेस पे बात करने के लिए, जियोपॉलिटिक्स और क्या व्यू यहाँ पर रह सकता है वो भी शेयर करने के लिए। हमारे साथ अजय केडिया हैं। अजय, आपको क्या लगता है? सोने पर तो काफ़ी बात हुई, क्रूड पर भी, लेकिन यहाँ पर अगर मेटल्स की बात की जाए तो जिस तरह की तेज़ी हमने आयरन ओर में जहाँ पर 11% की बढ़त है, स्टील जहाँ पर 6 से 7% की तेज़ी है, कॉपर 11 हफ्ते के हाइस पर होल्ड कर रहा है, एल्यूमिनियम में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, मेटल्स में क्या करने की राय है? वेरी गुड मॉर्निंग मनीषा जी। डेफिनेटली देखा जाए तो पिछला हफ्ता या पिछला मंथ हमारा काफी अच्छा था, जहां पे हमने देखा कि कहीं ना कहीं चाइना ने जिस ढंग से रेट कट और साथ में स्टिमुलस दिया, ये पूरे बेस मेटल को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया। नो डाउट यूएस ने भी जो रेट कट किया है उसका सपोर्ट पूरे हमने सितंबर मंथ में आते हुए देखा। जैसे मेहता जी ने भी कहा कि अब थोड़ा सा डाइजी लग रहा है बुलियन, बिकॉज कल का जो एक अपडेट था जिसमें सीएमए वॉच टूल पे 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट की प्रोबेबिलिटी 66% बता रहा है नवंबर मंथ में। ये मुझे लगता है गोल्ड के लिए अच्छे संकेत नहीं है। सपोर्ट जो मिल रहा है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से मिल रहा है। तो पूरे बेस मेटल पैक में चाइना मार्केट अभी हॉलीडे मूड पे है, जिसकी वजह से मुझे लगता है थोड़ा टेक्निकल करेक्शन आ जाए, बट अक्टूबर मंथ में ये वापस जंप आता हुआ ही दिखाई देगा। तो सबसे पहले अगर कॉपर की बात करें तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ लिटिल बिट बाउंड, लिटिल बिट पुल बैक, बिकॉज चाइना पार्टिसिपेशन में नहीं है, डॉलर में रिकवरी आ रही है, अनसर्टेनिटी थोड़ी बढ़ रही है। तो आई थिंक वी शुड वेट फॉर 855 एक बेटर लेवल रहेगा एंटर करने के लिए, 845 का स्टॉप लॉस और 880 तक के टारगेट रखेंगे अक्टूबर एंड तक वंस चाइना मार्केट में आता है। वहीं अगर जिंक की बात करें तो जिंक के अंदर 280 का लेवल अच्छे से प्राइसेस ने ब्रीच कर चुका है। टेक्निकली अगर देखें तो मल्टी मंथ के जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रीच आउट किया है, जिसकी वजह से 300 का टारगेट हम देख पाएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ करंट लेवल से एंट्री की सलाह नहीं। यहाँ पे भी मुझे लगता है 277 278 के ऑड फिगर्स के लिए वेट करना चाहिए। 272 के स्टॉप लॉस से 300 तक के टारगेट हम देख पाएंगे अक्टूबर एंड तक। बट ओवरऑल बेस मेटल को जो बूस्ट मिला है वो चाइना का रेट कट, स्टिमुलस, इनकी वजह से मिला हुआ, लेकिन बाय और ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए। ऑलराइट, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर मेटल्स में अब भी जारी रहेगी। सितंबर बेहतरीन था, अक्टूबर भी उसी तेजी के साथ कम कर रहा है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब लौटेंगे तो बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की। बात अब यहाँ पर सरसों की करेंगे, जहाँ पर लेटेस्ट नंबर्स हमने आते हुए देखे हैं क्रशिंग के लिहाज से। हमारे साथ अनिल छतर जी जुड़ रहे हैं इसके लिए। अनिल जी नमस्कार। जो लेटेस्ट रिपोर्ट आपने हमारे साथ शेयर की है उसके लिहाज से 1 अक्टूबर को 46 लाख टन यहाँ पर सरसों बैलेंस है। आने वाले समय में क्या ये पर्याप्त है? किस तरह के नंबर्स आप यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं? क्रशिंग प्रॉफिट्स किस तरह के हैं और आगे त्योहारों में किस तरह की मांग एक्सपेक्टेड है? क्रशिंग, सबसे पहले तो भारत सरकार को, सीएनबीसी को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो इंडस्ट्री और फार्मर की 2 साल से मांग थी कि इंपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ाने की, जो कि ड्यूटी नहीं थी, वो 20% ड्यूटी आपके सहयोग से बढ़ी। उसके लिए मोपा और कोयट की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, 46 लाख टन सरसों जो है वो अभी महीने 5 है नई सरसों आने में। 7-8 लाख टन महीने से ज्यादा की क्रशिंग अब सामने हो नहीं पाएगी। तो मेरे को लगता है कि ये सरसों कहीं कम नहीं रहेगी और इस सरसों से काम चल जाएगा। हो सकता है कि 10-15 दिन सोइंग इस बार लेट हो और क्रॉप 10-15 दिन लेट आवे, लेकिन 46 लाख टन सरसों आने वाले सीजन तक पर्याप्त है। साथ ही साथ अनिल जी, एजेंसीज के पास यहाँ पर काफी सरसों है, एक्सपेक्टेशन है कि वो भी यहाँ पर इसे बाजार में लेकर आएंगे। उनकी सप्लाईज का क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखेंगे आप? देखो, पिछले 1.5-2 महीने से भारत सरकार की एजेंसी नाफेड, हाफेड, एचएसडब्ल्यूसी माल बेच रही है और उनकी सप्लाई बराबर चालू है मार्केट में। जैसी डिमांड है साथ साथ में उनकी सप्लाई है। आने वाले अभी 1 महीने में, पिछले महीने डिमांड भी अच्छी थी, इंपोर्ट पे ड्यूटी भी बढ़ी थी, विदेशों में तेजी भी आई थी, उस वजह से मार्केट बढ़ा। लेकिन अभी सब चीज कंट्रोल में है। अभी नाफेड की सप्लाई भी है, हाफेड की सप्लाई भी है, एचएसडब्ल्यूसी की भी सप्लाई है। साथ में बड़ी सोयाबीन की क्रॉप की आमदनी 10 दिन बाद में चालू हो जाएगी। ग्राउंडनट की आमदनी चालू हो जाएगी। जो किसानों के पास मस्टर्ड है 18 लाख टन, उसकी आमदनी भी सोइंग के समय बाहर निकल के आने वाली है। तो मेरे को ऐसे लगता है कि डिमांड और सप्लाई की पूर्ति होती रहेगी।
माल बराबर मिलेगा, क्रशिंग मार्जिन रहेगा और बाजार में तेल की अवेलेबिलिटी रहेगी और इस भाव में कहीं पे भी कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड कोई तेजी मद्दी होने वाली इसमें नजर नहीं आती है। तो अनिल जी, आने वाले अगर सीजन की बात करें, यहाँ पर फेस्टिवल सीजन की बात करें, किस तरह की प्राइस रेंज बनता हुआ देखेंगे हम? मेरे ख्याल से फेस्टिवल सीजन के लिए रेंज बन चुकी सारी। जो भी रेंज अपने को डिमांड की, दिवाली की डिमांड थी, दुर्गा पूजा की डिमांड थी, वो रेंज एक बार के लिए बन गई। इस रेंज में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2-4% की तेजी आ सकती है। बाकी अभी तेजी का कोई माहौल इसमें नहीं है। मेरे हिसाब से त्योहार की तेजी बन चुकी, अब और नई तेजी बनने की इसमें उम्मीद नहीं है। फिर उसके बाद मार्केट में सप्लाई पूरी है। अगर डिमांड है तो ग्राउंडनट से, मस्टर्ड से, सोया से तेल निकलेगा, अवेलेबिलिटी पूरी रहेगी बाजार के अंदर। तो डिमांड और सप्लाई की पाइपलाइन बराबर रहेगी इसके अंदर। ऑलराइट, तो वहाँ पे माफ़ कीजिए, चिंता की बात नहीं है। 2 से 4% की तेज़ी आ सकती है। अनिल जी यहाँ पर गिरावट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोटा मोटी यहाँ पर एक रेंज बढ़ चुकी है जहाँ तक सरसों की बात है। अनिल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम डिटेल्स के लिए भी। नियर सरसों में हम यहाँ पर क्या बनता हुआ देख रहे हैं। अजय, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एग्री एज अ सेक्टर को, और यहाँ पर अब क्या किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इन फोकस है यहाँ पर। जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल तो है ही, भारतीय बाजारों में नई फसल की आवक भी है। बिल्कुल, मुझे मुझे लगता है कि हमने अब तक मानसून को लेके जो चिंताएं थी वो काफी हद तक कम हुई है। अभी हम देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी है, बट पूरे एग्री पैक के अंदर आज हमने सभी जगह पे गिरावट देखी। खास करके सबसे पहले गवार गम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली के बाद हमने सितंबर मंथ की जो क्लोजिंग, हम बार बार कहते थे कि 5650 के ऊपर जाएगा तो मार्केट में एक बड़ा ट्रिगर आएगा। तो हमने देखा कि प्राइजेस में एक अच्छी खासी रैली अब बनी है और प्राइजेस 5700 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रहा है। गिवन दैट के सप्लाई साइड में कोई मेजर अपसाइड नहीं है और कैरी ओवर स्टॉक में भी धीरे धीरे ड्रॉप है। मीडियम टर्म के लिए मुझे लगता है गवार सीड गवार गम दोनों ही अच्छा रहेगा। एक यूएस के रिग काउंट्स बढ़े हैं जिसकी वजह से गवार गम में सपोर्ट मिला है, जो आगे भी आता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि गवार सीड के अंदर 5700 के करीब लेके चलिए, 5620 का स्टॉप लॉस रखिए, 5850 का टारगेट रहेगा। गवार गम ज्यादा प्रिसिड करता हुआ दिखाई देगा क्योंकि रेशियो में पॉजिटिविटी है। 11550 तक लेके चलिए, 11200 का स्टॉप लॉस लगाइए, 12000 तक का टारगेट रहेगा। वहीं मसालों की अगर बात करें तो हल्दी में नए कॉन्ट्रैक्ट के बाद हमने गिरावट जरूर देखी है, बट जिस ढंग से इस बार सोइंग में थोड़ी सी बढ़ोतरी, उसी का ये फॉल बैक है, बट लोअर लेवल पे बाइंग वापस लौटती हुई दिखाई देगी। तो हल्दी के अंदर भी 11550 पे लेना चाहिए, 11300 का स्टॉप लॉस रखिए, 14000 का टारगेट रहेगा। धनिया पूरे स्पाइसेस के अंदर काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, जहां पे करंट लेवल से भी लिया जा सकता है 7350 पे, 7250 का स्टॉप लॉस और 5550 का, क्योंकि इस बार सोइंग में डिले रहेगा और माना जा रहा है कि 18 से 20% की सोइंग में कमी रहेगी, जो धनिया को बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर देता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, तो जी हाँ, जैसे आपने कहा, मुनाफा वसूली यहाँ पर क्रॉस एग्री सेक्टर में देखने को मिली है और यहाँ से भी कुछ गिरावट की एक्सपेक्टेशन। बहुत शुक्रिया अजय जी साथ जोड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज शेयर भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे, लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज़ की।